Namaste everyone, my name is Aditi Sharma and I welcome you all to Physics कीड़ा। जो लोग ऑलरेडी हमारा लास्ट लेक्चर देख चुके हैं उन्हें ये चीज़ पता होगी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद अ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। ये वाली जो पर्टिकुलर सीरीज़ है दिस इज़ मेंट फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ दैट इज़ योर BSc, और उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी आपका एक पेपर जो है उसे स्टार्ट कर चुके हैं दैट इज़ योर पेपर ऑफ मैकेनिक्स। उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम लोग वहीं से जो हमारा हो चुका है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दिस वेरी क्लास। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेरी क्लास हम लोग अब अगर देखते हैं सो लेट्स हैव अ ब्रीफ कि हमारा पेपर हम लोगों ने कौन सा स्टार्ट कर रखा है। इट्स ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, आपका मैकेनिक्स का पेपर मैंने स्टार्ट कर रखा है और ये है हमारे पास में लेक्चर नंबर 2 ऑन दैट। और आपके पास में हमने यूनिट 1 स्टार्ट करी थी एंड यूनिट 1 वाज एक्चुअली काइनेमैटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड्स। ओके, अब देखो जो हमारा लास्ट क्लास था, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि बेसिक्स डिस्कस करे थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव एट अ बिट ऑफ एन एडवांसर सेक्शन। एडवांस सेक्शन पे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, चलो उसके ऊपर मैं मूव करूँ उससे पहले क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज़ जो है ना उसे डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है, तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उनकी जो रोड्स होती है ना थोड़ी सी स्मूथ, एक अच्छी प्लानिंग वाली होती है, लाइक 6 लेन्स हो चुकी है, तो कितना अच्छे से आप वहाँ पे आपका सपोज़ यू हैव एनी व्हीकल। अब मैं मेरी आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाती हूँ थोड़ी सी ना यहाँ पे। चलो 2 पहियों पे काम चल जाएगा, हमारी गाड़ी चल जाएगी। क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, मूव कर रहे होते हो, तो आपके लिए क्या होता है, एक आपका जो मोशन होगा ना आपकी गाड़ी का एक अर्बन एरिया की रोड पे, मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग कैसी है, वो यूनिफॉर्म है हर जगह एक तरह से। द रोड्स आर यूनिफॉर्मली डिज़ाइंड एक तरीके से। और वहीं पे अगर आप क्या करते हो, रूरल एरियाज़ में मूव कर जाते हो। अभी तो खैर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो चुका है, बट कुछ जगहों पे क्या होता है, दे आर लाइक कुछ भी बना रखा है इस तरह से, तो ऐसी सी ना कहीं पे रोड्स होती हैं। अब यहीं पे अगर आप अपनी गाड़ी लेकर चले जाओगे तो आपके लिए क्या होगा, आपकी सपोज़ कीजिए ये रही गाड़ी, चलो ये हमारे 2 पहिया आ गए, ये खिड़की आ गई। अब तुम इससे क्या करोगे, यहाँ पे चलाना चाहोगे ना, सो यहाँ पे तुम्हारी इस गाड़ी का जो मोशन होगा ना वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर क्या देखोगे कि तुम्हारा जो मोशन होगा ना वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर ऐसा ही एक काम कर दिया जाएगा, मान लीजिए ये एक पाइप है तुम्हारे पास में। अब इस पाइप में तुम क्या देखोगे कि हाँ इसका एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूजुअली कह देते हैं लोग, बट क्रॉस सेक्शन कह देना थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, प्रोफेशनल होता है, बेटर होता है। सो इसका एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वहीं पे एक ऐसा पाइप मैं उठाकर लेकर आ जाऊँ कहीं से, है ना, तो अब यहाँ पे क्या है, इसका हमारे पास में एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट। अब देखो तो ऑफ कोर्स जैसा हम लोगों ने यहाँ पे ये रोड्स वाला केस डिस्कस किया था ना, ये रोड वाला एग्जांपल उठाया था, उस तरह से यहाँ पे क्या होता है, पाइप्स के अंदर भी हम क्या देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से कोई फ्लूइड फ्लो करवा रही हूँ या फिर यहाँ से कोई लिक्विड मेरा फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों केसेस के अंदर उसका जो फ्लो होगा जाहिर सी बात है इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट ओनली। एक जैसा कैसे हो सकता है, जब तुम्हारा पाइप ही अलग है, जब तुम्हारी सड़कें ही अलग हैं, तब हम एक तरह से कैसे हमारी गाड़ी चला पाएंगे, राइट। तो अब क्या होता है, इन दोनों केसेस के अंदर तुम्हारा फ़्लो डिफरेंट होता है। तो यहाँ की बात तो क्या है कि हाँ भाई गाड़ी पता है कि अगर सड़क स्मूथ है, एक जैसी सी है, 6 लेन है, तो गाड़ी कैसे चलेगी हम जानते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, बात यहाँ की आती है कि जब हमारे पास में एक विगली शेप आ जाती है, जब हमारे पास में एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाता है, तब हमारे पास में कैसा मोशन होगा, गाड़ी तब कैसे चलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये निकालना चाहते हैं कि एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया में लिक्विड का फ़्लो कैसा होता है। ठीक है, मुद्दा समझ में आ गया है कि आप यहाँ पे फ़्लो जो है वो कैसा होगा, आप उसे फाइंड आउट करना चाहते हो। तो अब उसे हम लोग कैसे करेंगे, इस पूरे खूबसूरत चित्र को ना एक तरफ कर दो, ताकि आई डोंट वांट यू पीपल टू मिक्स इट विद द मेन थिंग, ये समझाने के लिए था। ठीक है, चलो
अब हम लोग आते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर। ओके क्लास, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि हम इसमें करने के वाले हैं, आपको समझ में आ चुका होगा इस पूरे एग्जाम्पल से। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ उसका लिख लो कि हम क्या करते हैं। आई थिंक आई शुड डिक्रीज द थिकनेस मे बी ऑफ माई पेन, देखते हैं कैसा चलता है। यूजिंग हाँ ये बेटर है ना, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम क्या बता पाते हैं दैट ओके वी कैन फाइंड, हम क्या ढूंढ पाते हैं, द फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, कंसर्न हमारा वही है, द फ्लो ऑफ लिक्विड, मगर कहाँ से, सो थ्रू अ पाइप ऑफ इरेगुलर कह दो या फिर नॉन यूनिफॉर्म कह दो, बात वही है। सो इरेगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, चलो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक डायग्राम बना लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारा मतलब क्या व्हेन आई एम सेइंग इरेगुलर क्रॉस सेक्शन। चलो डायग्राम बनाएंगे। ये हमने एक इरेगुलर क्रॉस सेक्शन, थोड़ा सा ना स्मूथ बना लेना, ये ना आई एम फाइंडिंग इट बिट डिफ़िकल्ट टू डू दैट विद दिस स्टाइलस, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ड्रॉ इट स्मूथ। ओके, काम चल जाएगा इससे हमारा। अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि मान लो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया है कि एरिया जो है वो A1 है और यहाँ से लिक्विड मेरा क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है विथ अ वेलोसिटी V1। ओके, यहाँ पे एरिया है A2, यहाँ से लिक्विड मेरा बाहर निकल रहा है थ्रू यूजिंग अ वेलोसिटी विथ अ वेलोसिटी V2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ याद आती है, पता है जब मैं वाला आई वॉज डूइंग माई अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारा कुछ एक क्लास टेस्ट काइंड ऑफ आई कैन से वो था, और उसमें ना हमें इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया था एंड आई हैड टू डू सम कैलकुलेशंस स्टफ एंड आई डिड एवरीथिंग करेक्ट। मैंने बस एक चीज़ वहाँ पे क्या करी थी कि अभी देखो मैंने यहाँ पे बोला है ना लिक्विड की बात कर रही हूँ, बट मैंने कहीं पे भी शो नहीं किया है दैट दिस इज़ अ लिक्विड फ्लोइंग, कुछ डैशेस ऐसा कुछ नहीं है। और मैं वही काम एग्ज़ाम में करके आ गई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया और मैंने सब कुछ कर दिया एंड माई इवन फाइनल आंसर जो आया था वो भी करेक्ट आया था। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ शो नहीं किया कि लिक्विड फ्लो कर रहा है एंड शोइंग नथिंग मीन्स इट्स अ गैस, ऐसा कंसीडर किया जाता है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर मेरा -1 हो गया था, -1 आई गॉट बिकॉज ऑफ दिस। तो हाँ, थोड़ा सा ना आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये वाली गलती आप लोग ना करके आ जाओ, बिकॉज आई हैव डन इट, इसीलिए। ओके चलो अब क्या बात आती है यहाँ पे, कहानियाँ ख़त्म। हम लोग इसको लिखें हमने क्या क्या कंसीडर किया है, क्योंकि नंबर तो हमें लिखने के ही मिलते हैं। सो कंसीडर, ये राइटिंग इतनी ख़राब क्यों आ रही है यार। ओके वापस से शुरू करते हैं। Consider, yes, better. Consider 2 stationary cross section। ठीक है, आपने ले रखे हैं A1 है, आपने ले रखा है A2 है, and fluid entering from A1 with वेलोसिटी, यहाँ पे हमने ले ली है V1 एंड फ्लूइड लीविंग फ्रॉम A2 विथ वेलोसिटी V2। ठीक है, ये वाली चीज़ हम लोगों ने कह दी है यहाँ पे। अब देखो क्या बात होती है, मैं अगर, क्योंकि तुम निकालना क्या चाह रहे हो, डोंट फॉरगेट योर एम। हमारा क्या मुद्दा है, हमें फ़्लो चाहिए। ठीक है, फ़्लो बताने का मतलब क्या है, आई कैन से अमाउंट ऑफ फ्लो, है ना। और अमाउंट से मेरा मतलब क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, क्योंकि आप लिक्विड की बात कर रहे हो ना कि आपका लिक्विड कितना फ़्लो कर रहा है, तो कितने का मतलब क्या है, सेंटीमीटर मीटर में थोड़ी मापोगे उसको जाके, है ना, वॉल्यूम में ही बताओगे तुम लोग। तो अब क्या होता है, आई नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम कैसे निकाल सकती हूँ, कैन आई से दैट
मेरा फ्लूइड कितना एंटर करेगा एक dt टाइम के अंदर, लिखो इसको साथ में, फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब इन टाइम dt कितना हो जाएगा। देखो हमारे पास में डिस्टेंस कितना कवर होगा dt टाइम में, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, बराबर स्पीड मेरे पास, डिस्टेंस मेरे पास में स्पीड इनटू टाइम होता है। तो dt टाइम में एंटर कितना कर रहा है, एंटर करने के लिए वेलोसिटी तुम्हारी v1 रही और टाइम तुमने dt ले रखा है, ठीक है। अब देखो तुम्हें वॉल्यूम निकालनी है ना यहाँ पे कि तुम्हारा फ्लूइड कितना एंटर कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तुम एरिया से, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा, राइट। और जिनको ये वाला लॉजिक समझ में नहीं आता है, यूजुअली मैं क्लास में कैसे एक्सप्लेन करती हूँ उसको, जो तुम्हारे पास में कॉइन्स होते हैं ना, तुम क्या करो उसका स्टैक लगाते जाओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से, तो क्या मिल जाता है तुम्हें, यू पीपल गेट अ सिलेंडर, राइट। तुम लोगों को एक सिलेंडर मिलता है और इसका एरिया मुझे पता होता है, ठीक है, इसका एरिया मेरे पास में कितना था और इसकी मुझे यहाँ पे क्या पता होती है, थिकनेस भी पता होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मेरे पास में क्या होगी, पूरे इस सिलेंडर की क्या आ जाएगी, इस सिलेंडर की वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इतना एरिया है, इतना नीचे मैं जा रही हूँ, वहाँ तक मेरे पास में वही ही एरिया है। ऐसे मान सकते हो कि यूनिट डिस्टेंस, यानी कि अगर 1 मीटर सेंटीमीटर है उसमें एरिया कितना है a, तो t डिस्टेंस में हमारे पास में कितना हो जाएगा टोटल at, और ये मुझे यहाँ पर क्या दे देता है, वॉल्यूम दे देता है। ओके, सो इस तरह से तुम इसे समझ सकते हो। ये अब मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, प्लीज़ डोंट मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर मेन कंटेंट और नोट्स, ठीक है, ये सब समझाने के लिए था। चलो ये वाली चीज़ हो चुकी है क्लियर, आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अब फ्लूइड बाहर कितना निकलेगा, dt टाइम में अगर आ इतना रहा है तो निकलेगा कितना। सो वाइल फ्लूइड लीविंग द ट्यूब इन टाइम dt, कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि जितना एंटर हो रहा है उतना ही तो बाहर निकलेगा, कोई प्लास्टिक की ट्यूब थोड़ी पानी को अब्जॉर्ब करने का काम करती है, राइट। सो जितना आ रहा है उतना ही बाहर निकलेगा ना। इस आर्ग्यूमेंट को अभी अपने पास में सेव करके रखना, ओके। क्या आ जाएगा, अगर लॉजिकली देखेंगे तो a2 v2 dt, कि भाई इतनी वेलोसिटी से निकल रहा है, इतने टाइम में डिस्टेंस कितना कवर करेगा v2 dt, और एरिया है a2, तो भाई मेरे पास में वॉल्यूम आ जाएगी इतनी। और अभी अभी बोला ना, आर्ग्यूमेंट को रखना संभाल के कि जितना एंटर कर रहा है उतना ही तो बाहर निकलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं उस चीज़ के लिए कि टोटल मास जो है फ्लूइड का, भाई वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट। सो राइट इट डाउन दैट टोटल मास ऑफ फ्लूइड विल रिमेन कांस्टेंट, ओके। चलो अब अगर ऐसा है तो उसका मतलब क्या है कि भाई जो मास है a पर, जो a आपने ले रखा है ना, दिस वेरी पॉइंट, वो वही होगा जो कि आपका मास होगा b पे। b कहाँ गया मेरा, यहाँ रहा है, राइट। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। इस रीज़न को तुम साइड में मेंशन कर सकते हो सेंस करके, ओके। अब देखो इफ़ दैट इज़ द केस, और अगर मैंने मान लिया कि डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो रो है, मान लो उसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास में वॉल्यूम ये रही, दिस वॉज वॉट, दिस वॉज योर वॉल्यूम, राइट, दिस वॉज योर वॉल्यूम। सो आप क्या करोगे, इसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे मास के लिए। सो कैन आई राइट रो एंड देन a1 v1 dt किसके बराबर हो जाएगा, रो a2 v2 dt, बराबर। अब चलो रो से रो कैंसिल, dt से dt कैंसिल, क्या बचता है, a1 v1 इक्वल a2 v2। आ गए यहाँ तक, ये तुम्हारे पास में क्या है, दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। समझ में आया है, आया कहाँ से, कैसे आया, ओके। चलो ये हमारा एक टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म करा है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, ओके। पुट डाउन दी हेडिंग, पहले हेडिंग डाल दो, फिर मैं कहानी सुनाती हूँ तुम लोगों को। हमारे पास में है स्टोक्स लॉ, ओके। चलो आगे, स्टोक्स लॉ मुझे क्या बताएगी। अब हमारे पास में क्वेश्चन यही आता है,
देखो हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट यूजिंग अ डायग्राम। प्लीज़ डोंट ड्रॉ दिस डायग्राम, अभी मत करना, आगे मैं एक और इसके टॉपिक करवाऊंगी, मैं उसमें ये चीज़ तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगी, बट क्योंकि एक फ्लो में एक पैटर्न में काम होना चाहिए ना, इसलिए आई एम टेकिंग इट हियर नाउ। देखो क्या बात है, बात ये है दैट एक तो ना मेरा डायग्राम पहले तो सही बन जाए, सीधी लाइन, ओके बन गई। एक बीकर बनाना है, ठीक है, तब तक तुम लोग भी बना लो, थोड़ा बड़ा बनाना, लाइक सम 6-7 लाइन्स कवर करते हुए, ओके। चलो बीकर बन चुका होगा, तो उसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल ड्रॉप कर दो कि हमने ड्रॉप करी है, और इस बीकर में हमने भर रखा है हमारा लिक्विड, हमारा फ्लूइड आई कैन से। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, मेरी इस स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप करा है। जैसे मैं इसको ड्रॉप करूँगी तो क्या होता है हमारे पास में ये, आपने इसको एक लिक्विड में ड्रॉप करा है ना, ये हमने ले रखा है कि हमारे पास में एक विस्कस फ्लूइड है जिसके अंदर मैंने इसे ड्रॉप करा है। तो अगर मैंने इसको एक विस्कस फ्लूइड के अंदर ड्रॉप करा है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स लगने वाला है, राइट। अ विस्कस फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। और वो जो विस्कस फोर्स होगा वो कहाँ पे लगेगा, इसके मोशन के ऑपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में, फॉर श्योर हम जानते हैं। सो ये इसको भाई धक्का देने का काम कर रहा है। अब सवाल आता है कि ये विस्कस फोर्स किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर्स, ये वाली चीज़ है मेरे पास में। तो देखो भाई, अगर हम ना एक फिज़िक्स में नहीं जाके एक जनरली भी बात करते हैं तो मुझे क्या पता चलता है कि मैंने बोला ना किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, थोड़ा नीचे लेकर आते हैं इसको। देखो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, बॉल के साइज़ पर डिपेंड कर सकता है कि जितनी बड़ी बॉल होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, फॉर श्योर, ठीक है। ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर, राइट, कि जितना स्पीड से आपकी बॉल को आप फेंकोगे उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, फेयर एंड फाइन। और दूसरा ये लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना भाई। अगर देखो तुम्हारी प्लास्टिक की हॉलो बॉल्स आती है, अगर तुमने तुम्हारे भाई बहनों के कभी ना उठा के खेलने की सोची हो तो तुमने देखा होगा कि वो जो प्लास्टिक की हॉलो बॉल्स आती है, तुम उनके साथ में ही काम करना, तो तुम देखोगे कि हनी के अंदर वो अलग तरह से अलग फोर्स उनके ऊपर लगेगा मोशन के अगेंस्ट में, और वहीं पे वाटर में अलग लगेगा। सो जो मेरे पास में नेचर ऑफ फ्लूइड होता है ये भी एक रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो तुम्हें फैक्टर्स मिल चुके हैं ना कि तुम्हारे कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर सकते हैं, अब उसको उठा कर लेकर आओ यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा एक प्रोफेशनली स्टेटमेंट लेकर आएंगे। स्टोरी समझ में आ चुकी है ना कि आपने एक बॉल को ड्रॉप करा था, फिर हमने देखा कि भाई उस पर विस्कस फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो हमें पता चला कि भाई ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी बड़ी बॉल है उतना ज़्यादा लगेगा। हमने देखा कि ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितना स्पीड से आप फेंकोगे, अपनी तरफ से भी अगर कुछ आपने लगा के फेंका है उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, विस्कस फोर्स अगेंस्ट के अंदर, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड हम समझते हैं ये हनी और वाटर वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। चलो इसे अब लिखना शुरू करते हैं। इसको तो कर दो एक साइड, क्योंकि इसको मुझे मिक्स नहीं करवाना है अभी के लिए। तो हम कहते हैं स्टोक्स लॉ क्या है, सो दिस लॉ स्टेट्स, क्या कहती है ये, उसके ऊपर आ जाओ, दैट द विस्कस फोर्स, क्योंकि बात सारी उसी की करी है ना, किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ऑन अ स्फेरिकल बॉडी, राइट, एक स्फेरिकल बॉडी के ऊपर। कब, व्हेन मूविंग इन अ विस्कस फ्लूइड, जब ये एक विस्कस फ्लूइड में मूव कर रहा है। अब कैसे डिपेंड करेगा ये, सो इज directly proportional to the velocity of a sphere, right? V, ये V तो कहीं से नहीं लग रहा है, ये O लग रहा है मुझे, this handwriting, okay। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, radius of sphere which I can take as my R, and nature of fluid बोला था ना तुमने, so can I say and viscosity of fluid, और वो तुम कैसे बताते हो, coefficient of viscosity ईटा से।
तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, दैट फोर्स, दैट विस्कस फोर्स, इसको मैं विस्कस फोर्स के लिए आई विल बी यूजिंग F और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट V लगा लो, ठीक है, इज़ प्रपोर्शनल टू V, this is proportional to R and this is proportional to eta, which implies it is actually proportional to R eta V. Proportionality sign हटाओगे तो constant आ जाएगा and you can place 6 pi R eta V. ये मेरे पास में आता है and this is your expression for the viscous force. ठीक है, चलो ये पूरी बात समझ में आ गई है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम उस डायग्राम को कंसीडर करके कुछ और मुझे तुम्हें समझाना है, हम उसके ऊपर आएंगे। ओके, सबसे पहले हेडिंग डाल लो, दैट इज़ योर F नहीं है, T है ये। चलो, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी पहले तो समझेंगे कि ये क्या होता है और फिर हम इसको लिखेंगे आगे, ठीक है। चलो, टर्मिनल वेलोसिटी, एक सेकेंड ना, तुम लोग थोड़ा सा लिखो, ये हेडिंग डालो, थोड़ा सजा लो इसको, गिव मी अ मोमेंट, आई हैव टू चेंज सर्टेन सेटिंग्स। ओके, बेटर नाउ। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। तो जो पहले वाला हिसाब किताब था ना हमारा डायग्राम, हम क्या करेंगे, अब उसे बनाएंगे। जिन्होंने पहले भी बना लिया है, आई एम सॉरी, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। वैसे पहले बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, चलो, टर्मिनल वेलोसिटी का क्या कहता है, पहले तो हम बीकर बनाते हैं बड़ा, ये हमने बना लिया बीकर, चलो थोड़ा बेटर है। अब क्या है यहाँ पे, हम लोगों ने एक बॉल को ड्रॉप कर रखा है, एक स्फेरिकल बॉडी है, ये बॉडी इतनी छोटी क्यों बन रही है यार, एक स्फेरिकल बॉडी को तुमने ड्रॉप करा है इसके अंदर, हाँ ये बेटर है। और इसमें हमने भर रखा है यहाँ पे एक कोई भी विस्कस फ्लूइड आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, ये आपने भर रखा है। मैं बोल देती हूँ कि इसके अंदर ये जो मैंने यहाँ पे फ्लूइड फिल करा है, इसकी तुम ले लो, डेंसिटी है तुम्हारे पास में सिग्मा, ये जो तुमने यहाँ पे बॉडी ड्रॉप करी है ना, इसकी रेडियस ले लो r, इसकी डेंसिटी ले लो रो, और इसका मास ले लेते हैं हम m। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई गेस। अब क्या होगा कि इसके ऊपर तुम देखोगे कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड वेट ऑफ ग्रेविटी, ये तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, राइट। अब क्या होता है, एक तो इसके ऊपर लगने वाला है क्या, एक इसके ऊपर लगेगा हमारे पास में विस्कस फोर्स, राइट, और दूसरा हमारे पास में क्या लगेगा भाई, बायंट फोर्स भी तो होता है। जिन लोगों ने डेड फ्लोट ट्राई कर रखा होगा उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि जो हमारे पास में बायंट फोर्स है वो कितना ज़्यादा हमें एक हेल्प करता है इन डेड फ्लोट। डेड फ्लोट इज़ ऑल अबाउट द बायंट फोर्स, ठीक है। इसको हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, राइट, अपथ्रस्ट फोर्स भी हम इसे कहा करते हैं। सो ये अपथ्रस्ट फोर्स भी कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही लगता है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम एक कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाला, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स ऑन बॉडी ये क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए। ये अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं, तुम लोग भी चाहो तो लिख सकते हो, हम कंटेंट अभी इसके बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स ज़ीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज तुम्हारे पास में अपवर्ड फोर्सेस कौन से हैं, दैट शुड बी इक्वल टू योर डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो नेट फोर्स हमारे पास में क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। और नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब क्या है भाई, फोर्स क्या होता है तुम्हारे पास में, मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है ना, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। यानी कि तुम्हारी स्फेरिकल बॉडी मूव करेगी, स्फेरिकल बॉडी, ओके, इट विल मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दिस इज़ एक्चुअली योर
टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आई है ये वाली चीज़? कहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी को मैं उठा कर लेकर आऊँगी? आई होप दिस वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू हेयर अप टिल नाउ। सो चलो अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा ना भाषा की फॉर्म में लेकर जाते हैं। उससे पहले व्हाट वी कैन डू इंस्टेड इज़ दैट, एक बार के लिए हम लिख सकते हैं कि ये मैंने ये जो यहाँ पे एफ वी, एफ यू और डब्ल्यू, सिग्मा ये सब कुछ करवाया है ताकि डायग्राम के साथ में ये चीज़ें होनी चाहिए। सो यू पुट अ वेयर एंड यू राइट वेयर इज़ माई वाइट कलर, आई नीड वाइट कलर। और चलो ब्लू से ही लिखो ऐसा तो। कंटिन्यू करें दैट वेयर एफ वी क्या है तुम्हारे पास में, इट्स योर विस्कस फोर्स। तुम्हारे पास में एफ यू है अपथ्रस्ट फोर्स, राइट। दूसरा क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट वी हैव इज इरेजर। सिग्मा बना लो और सिग्मा का लिखो। सिग्मा मेरे पास में क्या है, इट इज़ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रो क्या है मेरे पास में, डेंसिटी ऑफ बॉल। फिर क्या आता है, आर, विच इज़ रेडियस ऑफ बॉल। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब चले आगे, हम लैंग्वेज लिख लें इसकी थोड़ी सी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दैट। हमारे पास में ये होती क्या है, पहले तो इसको हम लोग जनरली अगर देखते हैं तो हमारे पास में इट इज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी attained by an object through air। आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एयर में ड्रॉप कर दिया ना, तब वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर सकता है दैट इज़ एक्चुअली योर टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये होती कब है, वो जो कंडीशन मैंने बताई थी ना तुम लोगों को यहाँ पे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब इसको हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। ओके, सो राइट डाउन दैट इट अकर्स only when the sum of upthrust force that is your buoyancy and viscous force which you will be getting from your store नहीं है, स्टॉक्स है, स्टॉक्स लॉ। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए ये, द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई होगी ये वाली चीज़। अब देखो आगे लिखोगे कि क्योंकि तुम्हारे पास में नेट फोर्स 0 है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, दैट इज़ योर टर्मिनल वेलोसिटी। सो सिंस द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0 एंड ऑब्जेक्ट अटेन्स a constant velocity, since the net force on the object is 0 and object attains a constant velocity known as terminal velocity। Clear everyone? चले आगे। Cool। अब क्या करोगे, सबसे पहले हम कंसीडर किसे करने वाले हैं, सिंपल सा शुरू करते हैं। क्योंकि देखो मुझे निकालनी टर्मिनल वेलोसिटी है ना, तो मुझे टर्मिनल वेलोसिटी का पाथवे क्लियर हो चुका है कि भाई मेरी कंडीशन ये है और मुझे यही ही पता है, तो मैं कंडीशन से शुरू करूँगी, सोल्यूशन अपने आप आएगा। फिज़िक्स में जो तुम लोग डेरिवेशन रटा करते हो ना, लेट मी टेल यू दैट वेरी फ्रैंकली उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। You just need to know about the condition, work on that, आंसर अपने आप आएगा। It is that simple when it comes to physics, okay?
सो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, वेट ऑफ बॉल ये मुझे निकालना है ना। चलें, कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ये, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट हैंड मत लिख कर आना। देखो तुम्हें वेट निकालना है ना, दैट इज़ इक्वल टू mg, राइट। और mg का मतलब यूनिट मास फर्स्ट, और डेंसिटी तुम्हें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तुम्हें चाहिए क्या, m चाहिए। सो रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा। रो यूँ का यूँ, वॉल्यूम तुम्हें नहीं पता है लेकिन तुम्हारे पास में रेडियस है। सो 4/3 पाई आर क्यूब। m आ चुका है, यानी कि वेट क्या है हमारे पास में, mg। कर दो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब रो g, ये आ चुका है हमारे पास में वेट, राइट। इसको मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1 है। चलेंगे आगे सेकंड के ऊपर। हमें क्या चाहिए, मुझे विस्कस फोर्स निकालना है ना। चलो, विस्कस फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये अपवर्ड। सो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या आ रहा है, आप पहले निकाल चुके हो, F v = 6 पाई r ईटा v। पुट दिस इन द बॉक्स। इक्वेशन नंबर सेकंड कहाँ से आया है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। रीज़न भी साथ के साथ में लिखते जाना ताकि एग्जामिनर को ना मार्क्स काटने का मौका ही नहीं मिले। चलो आगे, थर्ड आता है हमारे पास में। हमें निकालना क्या है, अब अपथ्रस्ट फोर्स चाहिए मुझे यहाँ पे। अपथ्रस्ट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये तुम्हारे पास में अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही। कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास में जितना, ओके इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम इन द प्रोसेसिंग नाउ। कम ऑन, हमने कहाँ लिया था ये, ओके ये रहा। देखो तुमने तुम्हारी जो स्फेरिकल बॉडी थी, इसको जब तुमने ड्रॉप करा तो इसने क्या किया होगा, पानी को अपनी जगह से हटाया होगा, तभी ये उधर आई होगी ना। तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसने यहाँ से डिस्प्लेस करा है, उतना इसके ऊपर क्या लगाता है, बाइंड फोर्स लगाता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे वो निकालने के लिए, ये निकालना इम्पॉर्टेंट होगा कि इसने कितना डिस्प्लेस किया था, देन ओनली आई विल गेट दैट, ओके। सो हम क्या करते हैं, मेरे पास में आता है सिग्मा, दैट इज़ माई डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑफ फ्लूइड एक्चुअली, नॉट वाटर पर्टिकुलरली, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मेरे पास में मास क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स वॉल्यूम। और वॉल्यूम कौन सी, कितनी उसने हटाई है उस जगह से, उस बॉल ने। सो m इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू, कितनी हटाएगी, जितनी उसकी खुद की वॉल्यूम है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, अपथ्रस्ट फोर्स, अगेन मास टाइम्स ग्रेविटी। सो 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा g, ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या पता है, वी नो दैट कंडीशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास में, Fu + Fv इज़ इक्वल टू वेट ऑफ ग्रेविटी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन अबव रिलेशन, आप कह दो इसे, क्या आ जाएगा हमारे पास में, इट इम्प्लाइज अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। और विस्कस फोर्स क्या है हमारे पास में, 6 पाई आर ईटा वी। डाउनवर्ड वेट ऑफ ग्रेविटी 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। हम लोग यहाँ पे इस 4/3 वाले टर्म्स को एक साइड में ले लें, है ना, और वेलोसिटी को यहाँ पे ही रखूँ मैं LHS में, क्योंकि मुझे वो निकालनी है। क्या बचेगा, 4/3 पाई आर क्यूब जी तो कॉमन आ जाएगा, रो माइनस सिग्मा होगा, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और क्या हो रहा है, इस r से यहाँ पे मुझे मिल जाएगा स्क्वायर, 2 2 4 एंड 2 3 6। मुझे निकालनी क्या है, वेलोसिटी। मैं सिर्फ उसको यहाँ पे रखूँगी, टर्मिनल वेलोसिटी है इसलिए मैं vt कर देती हूँ। और मुझे क्या मिल जाएगा, 3 3 9 और r² g/eta
और यहाँ पे रो माइनस सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आएगी। यहाँ तक क्लियर हो चुके होगे तुम लोग। एंड दिस इज़ एक्चुअली योर मेन रिलेशन। टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है ना यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे केसेस डिस्कस करेंगे। ओके, इतना अगर क्लियर हो चुका है, सो नाउ यू विल राइट डाउन स्पेशल केसेस। ओके, चलो सबसे पहला केस क्या है, इफ़ रो इज़ लेस देन सिग्मा। कहने का मतलब क्या है, अगर एक प्लास्टिक की हॉलो बॉल को तुम हनी में डालोगे तब क्या होगा, तुमने फोर्स से उसको फेंक तो दिया लेकिन वो ऊपर आ जाएगी वापस से, है ना। और अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इधर से मेरे पास में Vt क्या हो जाएगा, इक्वेशन चेक करो तुम, ये Vt वाली तुम्हारे पास में नेगेटिव आएगा। और प्रैक्टिकली जो हमने समझा कि अगर हनी में एक फोर्स से मैंने एक बार के लिए प्लास्टिक के एक हॉलो यानी कि बॉल को फेंक दिया है, लेकिन वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर। सो यानी कि विच इम्प्लाइज दैट बॉल विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। सेकेंड हम लोग लेते हैं, इफ़ रो इज़ ग्रेटर देन सिग्मा। हमने क्या कर दिया, अब की बार हमें आया गुस्सा, हमने ले ली एक रबर की बॉल और उसको पानी में डाला है, तब क्या होगा, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। सो मेरे पास में यहाँ पे जो Vt है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि बॉल विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़। अब आ जाओ, सेकेंड हो गया है, थर्ड के ऊपर आते हैं। एक लास्ट केस बच रहा है ना कि अगर इक्वल हो जाए तब क्या होगा, तो उस केस के अंदर तो Vt मेरे पास में ज़ीरो है, इक्वेशन से दिख रहा है। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो यानी कि बॉल मूव करेगी नहीं, बॉल विल बी स्टेबल। ओके, ये वाली चीज़ आ चुकी है हमारे पास में। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, दो क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को लिखवा देती हूँ एंड उसके जो आंसर्स है वो तुम लोग लिखोगे। दैट इज़ गोइंग टू बी द ड्रिल। ठीक है, सो राइट डाउन द क्वेश्चंस नाउ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वी कंटिन्यू विद दैट थिंग एंड ओके इट्स गोइंग टू बफरिंग यहाँ पे थोड़ी सी चालू हो चुकी है। सो इट्स ओके, व्हाट वी कैन डू इंस्टेड इज़ दैट, यहाँ तक आप लोगों ने सारा सब कुछ देख लिया होगा एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट अप टिल दिस देन यू कैन कॉमेंट दैट बिलो और इसे हम लोग आगे बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन, सो आई थिंक नाउ वी कैन राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले लिखो यहाँ पे, दैट सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर तुम लोगों को मेंशन करना है। ठीक है, अ वाटर ड्रॉप whose radius is 0.0015 millimeter is falling through air if coefficient of viscosity of air is 1.8 times 10 to the power minus 5 Pascal second, assuming buoyancy force negligible, what will be the terminal velocity ऑफ द ड्रॉप। ठीक है, ये आप लोगों को निकालना है। सो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा, ओके इट्स वेरी सिंपल, सारी वैल्यूज़ तुम लोगों को दे रखी है, इजीली आपको पुट करना है और कैलकुलेट करना है। सो इसका जो भी सॉल्यूशन है वो आप नीचे कमेंट करेंगे, यू हैव टू कमेंट दैट बिलो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके जो भी आपके पास में आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो। ठीक है, सो आई थिंक 1 क्वेश्चन इज इनफ, और इसके आगे कुछ ऐसा है भी नहीं इसके अंदर। यू जस्ट गो थ्रू दिस वेरी टॉपिक एंड एनी डाउट इफ़ यू फेस रिलेटेड टू दैट कमेंट दैट बिलो
एंड कोई भी दूसरे आपके सजेशंस हो, फीडबैक्स हो, एक बार यूनिट कंप्लीट हो जाए ना तब टॉपिक्स भी देख लेना, अगर कोई तुम्हारे बच रहे हो सो उसे भी यहाँ पे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।